तो वेरी गुड इवनिंग। टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। आज का हमारा टॉपिक हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए। बट इसको हम लोग थर्ड डे में लेके आए हैं, क्योंकि आपका जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण काफी इजी था समझने के लिए, तो वो हमने पहले कवर कर लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। अब देखो, वर्ण विचार या वर्ण क्या होता है कि किसी भी चीज के आपका हिंदी के अंदर अगर किसी चीज की स्टार्टिंग हुई है ना, तो वो वर्ण से स्टार्ट हुई है। अगर स्टार्टिंग हुई है आपकी हिंदी में, तो वो किससे हुई है? वर्ण से स्टार्ट हुई है। वर्ण है क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई का मतलब, जैसे मान लो मैं बोलूं मनोज, तो ये क्या हो गया? ये आपका वर्ण हुआ या शब्द हुआ? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ या माइक ऑन करके बताओ। मनोज, ये एक वर्ण हुआ या शब्द हुआ? बोलो। शब्द है सर। शब्द है। और अगर मैं बोलूं इसमें से हमें वर्ण निकालना है, तो माँ एक वर्ण हो गया, ना एक वर्ण हो गया, ओ एक वर्ण हो गया, ज एक वर्ण हो गया। तो आप क्या समझ पा रहे हो कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब एक एक वर्ण, ठीक है, जैसे कि म हो गया, तो म क्या हो गया? एक वर्ण है। य हो गया, जैसे कि ये एक वर्ण है। अ हो गया, ये एक वर्ण है। तो क्या है ये? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो कई बच्चे शब्द और वर्ण में कंफ्यूज होते हैं, आप लोगों को अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो इसी को आप लोग वर्ण कहते हैं। जैसे कि मनोज के अंदर म हो गया, ना हो गया, अलग अलग जब आप इसको सेग्रीगेट कर लो। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया वर्ण है क्या। अब नेक्स्ट, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा वर्णमाला। जब आप लोग होगे दूसरी क्लास में, पहली क्लास में, तीसरी क्लास में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला होता है कि जो आपके वर्ण है, जैसे कि कोई भी, जैसे मनोज है, तो मनोज का पहला वर्ण क्या हो गया? म हो गया, दूसरा वर्ण ना हो गया, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गए। अब इसको ना एक अच्छे तरीके से सजाना, जैसे आप कोई माला देखते हो, तो माला एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है ना। जैसे कि ये इस तरीके की माला है, तो इसके अंदर आपका अलग अलग कलर का, सॉरी, इधर अलग अलग फूल लगे होंगे, यहाँ पे तभी माला कहलाएगा ये, यहाँ पे। और फिर ये माला आप लोग जाओगे शादी में और लड़की को पहना दोगे, लड़के को पहना दोगे, तो आपकी हो जाएगी शादी। और अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से ये बॉन्ड लगे नहीं होते, इसमें आड़े टेढ़े लगे होते, कहीं लगा नहीं होता, तो शादी इतने अच्छे से आपकी दिखती नहीं, इतने अच्छे से आपकी हो नहीं पाती। तो क्या होता है कि इन वर्णों को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने को करके जो हमें चीज मिलती है, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित कैसे करेंगे? अगर मुझे अंकुर का नाम बोलना है, तो ऐसे तो नहीं है कि मैं वर्ण कोई से भी यूज कर लूंगा, अ यूज कर लूंगा, र यूज कर लूंगा, त यूज कर लूंगा। ये तो व्यवस्थित नहीं हो गया। व्यवस्थित लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अ लिखना पड़ेगा, फिर चंद्र बिंदु, क, उ की मात्रा और रा, अंकुर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो क्या किया मैंने? ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, इसको व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया है, तो क्या हो गया? आपका वर्णमाला हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। यस। अब ये जो आपके वर्ण हैं, इनको दो भाग में बांटा गया है। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? जो आप लोग अ, आ, ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 11 होते हैं आपके, जो आप स्वर के अंदर पढ़ते हो। बाकी क, ख, ग, ये सब आपके व्यंजन है। इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा ना, वो बस यही बनता है। आपको दे देगा क्वेश्चन और पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको दे देगा वर्ण, दे देगा शब्द, दे देगा शब्द विचार, दे देगा। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, भाषा की सबसे छोटा इकाई वर्ण है। ठीक है, अब दोबारा आ जाओ इसके ऊपर। और वर्ण वाला हमने समझ लिया। और वर्ण वाला कितने पार्ट में डिवाइड है? आपके दो पार्ट में। एक स्वर जो कि आपके 11 होते हैं, दूसरा व्यंजन जो कि 33 होते हैं। स्वर में आ, ई, ये सारी चीजें आती है, और व्यंजन के अंदर क, ख, ग, ये सारी चीजें आपकी व्यंजन के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो, अब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। मतलब कि आपका जैसे कोई शब्द, जैसे अ बोलते हो,
तो यहाँ पे क्या है, कोई रुकावट नहीं है। क बोलोगे तो हल्का सा वाइब्रेशन होगी, अ में आपको कोई वाइब्रेशन नहीं होगी आपके कंठ के अंदर, आप बोल की कोशिश करो। ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे आ बोलोगे इजिली बोल पाओगे, वैसे ग बोलोगे तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि वाइब्रेशन हो रही है आपके गले के अंदर। तो ये स्वर जो है आप बिना किसी रुकावट के बोल पाते हो। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्वर फिर कितने टाइप से डिवाइड है आपके, तीन टाइप से। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ, और तीसरा प्लतु स्वर। देखो, अब आपको पता चल गया कि स्वर कितने टाइप, स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं ऋषि। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया, ये स्वर है। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया है, उसको भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुतु स्वर। तो देखो, याद करने की ट्रिक है इसकी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसके अंदर अ ई उ, इसमें क्या होता है, कम समय लगता है बोलने में। बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ। वैसे ही अगर आप आ बोलोगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ई तो ज्यादा टाइम लग रहा है, उ ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जो स्वर को बोलने में कम टाइम लगे, कम समय लगे, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रखोगे, ह्रस्व स्वर मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे। तो कौन कौन से, अ ई उ। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो ऋषि दे देगा आपको। ठीक है, कि इनमें से कौन, ऋषि दे देगा, ऋषि कौन सा स्वर है, ऋषि कौन सा स्वर है आपको दे देगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुतु। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ऋषि में। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर लेना इसको, यहाँ पे फिंगर बना लेना कि ऋषि भी आपका ह्रस्व स्वर के अंदर आता है। देखो, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा तो बोलते हैं दीर्घ आयु भव, मतलब कि लंबी आयु भव, मतलब कि ज्यादा। तो दीर्घ के अंदर जो आपके बड़े अक्षर हैं स्वर के, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए आई ओ और औ, ये टोटल 7 होते हैं और इनको बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दीर्घ हो गया। प्लतु स्वर को आप लोग कैसे याद करोगे, प्लतु स्वर में सिर्फ आता है ओम, सिर्फ आता है ओम। और इसको याद करने का तरीका क्या है, प्लुतु में ऊ, और इसी में कहीं ना कहीं आपको ऊ आवाज देखने को मिलेगा, ओम या प्लतु में ऊ। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो ये तीन चीज है आपका। दोबारा सुनो, ह्रस्व स्वर कम समय, दीर्घ मतलब बड़ा तो ज्यादा। देखो, ये दोनों याद कर लोगे, दीर्घ मतलब पता ही है आपको, बड़ा। तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो दीर्घ आपको पता चल जाएगा। प्लतु आपको पता है, उ ओ, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। बाकी जो बचे वो कौन से हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। तो इस तरीके से आपने चीजों को याद करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट व्यंजन के ऊपर। स्वर कहाँ तक हमने देख लिया, अ से लेके और फिर ऋषि तक। और इसके फिर फर्दर हमने तीन पार्ट देख लिए, प्लतु स्वर, दीर्घ स्वर, और आपका जो है ह्रस्व स्वर। ये तीन स्वर हमने देख लिए। अब जो क ख ग है आपके, क ख ग क्या है आपके, व्यंजन है। तो अब इन व्यंजन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई भी स्वर है, जैसे मैं बोलूंगा क, क, तो क में ना अ आपको देखने को मिलेगा, ख अ देखने को मिल रहा है। तो ये ना इनकम्प्लीट होते हैं। देखो, अगर सिर्फ क लिखना है ना, तो इधर डंडा लगेगा आपका, ये क है, इसके साथ अ मिलके आपका क बनता है। तो इसलिए जो व्यंजन होते हैं ये आप स्वर की सहायता से बोलते हो। ठीक है, ये चीज है। तो व्यंजन भी आपके तीन प्रकार के होते हैं फर्दर। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये तीन पार्ट हो गए आपके व्यंजन के भी। तो इसको भी हम लोग अभी आगे देख रहे हैं। सबसे पहले यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से वर्ण जो है वो कंठे हैं, कौन, सॉरी हाँ, कौन से स्पर्श व्यंजन जो कंठे हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से मूर्धन्य हैं, कौन से दंत है। सीधी सी बात है, क वर्ण, क वर्ण मतलब क ख ग घ ड़, जो क ख ग में आता है। और जब क ख ग बोलोगे तो आपके कंठ से आवाज आएगा। क, सही बोल के देखो एक बारी, क ख ग घ ड़। तो ये कहाँ से, आपके कंठ से आवाज आ रहा है। इसमें देखो, आपके दांत की कोई मूवमेंट नहीं है,
आपके लिप्स की कोई मूवमेंट नहीं है। कहाँ से आवाज आ रही है? आपके कंठ से आवाज आ रही है। क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, तो ये आपका कंठे हो गए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। च वर्ण, च वर्ण के अंदर जो आपका तालव्य मतलब आपकी जीभ, तालव्य मतलब आपकी जीभ, तो क्या हो गया इसके अंदर? आपका जीभ टकराएगा। कैसे? च, छ, ज, झ, ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जीभ टकरा रही है, तालव्य। ठीक है, ये हो गया। तो आपका जीभ टकराएगा ऊपर से, तो ये क्या हो गया? च वर्ण हो गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट वर्ण में। ट वर्ण में क्या होगी? आपकी जीभ मुड़ जाएगी जब आप बोलोगे ट, ठ, ड, ढ, न, तो मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य मतलब वहां से मुड़ना। क्या मत मुड़ना भाई? जीभ मुड़ना। ठीक है, तो किसमें आएगा वो? मूर्धन्य आपका ट वर्ण में। ट, थ, ड, ध, ड़। बोलते रहो, साथ साथ बोलते रहो, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ण पे, दैट इज अ त वर्ण। त वर्ण में जब आप बोलोगे त, थ, थ, ध, न, तो क्या होगा? आपका जो जीभ है वो आपके दांत से टकराएगा। किससे टकराएगा? आपके दांत से टकराएगा। त, थ, द, ध, न, ये आपके दांत से टकरा रहा है, तो त वर्ण आपका दंत में आता है। चलिए नेक्स्ट है प वर्ण। तो प वर्ण आपके होंठ से टकराएगा जब भी बोलोगे प, फ, प। जब तक आपके होंठ आपस में मिलेंगे नहीं, आप प फ ब भ म नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प, फ, ब, भ, म, ये क्या हो गए? आपके ओष्ठ वर्ण हो गई। ठीक है, ये ओष्ठ वर्ग मतलब कि ओष्ठ व्यंजन हो गए आपके, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, चलो अब आप लोग आ जाओ एक बार जरा चैट बॉक्स के अंदर। मैं जो वो वर्ण बोलूंगा आप लोगों ने बताना है कौन से रिलेट करेगा, कौन से वर्ण से रिलेट करेगा। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ठीक है, ये आपने बताना है मुझे। चलो मुझे बताओ, घ, घ किससे रिलेट करेगा? कौन से? कौन से घ, घ, घ। बोलो मनोज, एक बार घ बोलो, घ। घ बोलो, घ, घ। माइक ऑन करो, एक बार घ बोल के दिखाओ जरा मुझे, अंकुर और मनोज। हाँ। जी घ, सर। घ। आपका दांत लग रहा है इसमें? घ, नहीं सर। तो आप घ घ। क्यों बोल रहे हो? घ, घ। दांत लग रहा है? नहीं सर। किससे आवाज आ रही है? कंठ से आवाज आ रही है, कंठ से। कंठ से घ, सर। कंठ से आ रही है ना, तो जी क्या हो जी। गया ये? कंठे होगा। कंठ है सर। हाँ ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ च, च वर्ण, च किससे आएगा? कंठ ही है सर। च, च, च। कंठ से तो आवाज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन और किस चीज की हेल्प, मतलब कि क्या मूवमेंट हो रहा है आपका बक्कल कैविटी के अंदर? किस कौन से पार्ट का मूवमेंट हो रहा है च बोलोगे तो? च, 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 तालु देखो। सर। तालु। तालव्य, ठीक है, मतलब कि आपकी जीभ की मूवमेंट हो रही है। देखो ये रहा च में, देखो ये रहा। गुड, ठीक है, आपके जीभ की मूवमेंट हो रही है। चलो गुड, शाबाश। फिर इसके बाद नेक्स्ट बताओ मुझे, प, प किस में है? अंकुर बताएगा प। उष्ठ सर। प ओष्ठ है, ठीक है, होंठ हो गए आपके। गुड, जी सर। ठीक है। अब मनोज बताएगा न, ये वाला न, ये वाला न, नलका वाला न। गठिया लग रहा है मुझे तो। सब कंठी लग रहा है आपको? ये देखो, ताल दंत हो गया ना, न, न, थ, थ, द, ध, न। ठीक है, तो
आपका दंत यूज हो रहा है। कंठ तो सब में से कंठ से ही आवाज आएगी, लेकिन आपको और भी स्पेशलिटी पहचाननी है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक और बताओ मुझे। धा। धा। नोज बताएगा धा। सर मैं इनमें कंफ्यूज होता हूँ, मेरे से होते ही नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ना देखो, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना खुद से एक बारी। देखो ये भी ध है, ट्राई त करता थ हूँ, द ट्राई ध करता न। हूँ। ये भी क्या हो गया आपका, दंत हो गया। तो इसको ना एक बार घर पे ट्राई करना। देखो एक बार मेहनत कर लोगे ना इसके ऊपर, एक बार मेहनत कर लोगे, फिर आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मेहनत करो इस पे ढंग से, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है तो ये आपके ठीक स्पर्श व्यंजन हो गया, यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपका जो दूसरा एक हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा, इसके अंदर आपका जो नेक्स्ट है, इसमें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब ना जैसे कि जो भी आपके व्यंजन है, इसके उच्चारण के हिसाब से, मतलब कि बोलने के हिसाब से दो भेद हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से श्वास के कंपन से आपके दो भेद हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। इसका भी बहुत इजी ट्रिक है। अघोष अ जो है आपका अल्फाबेट के हिसाब से, मतलब कि वर्णमाला के हिसाब से सबसे छोटा है। तो जो आपके व्यंजन, स्टार्टिंग के दो व्यंजन छोटे हैं, वो आपके अघोष में आ जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग के, ये चीज लिखना आप, अघोष में स्टार्टिंग के दो व्यंजन दो छोटे हैं, वो आपके अघोष में आ जाते हैं। जैसे क ख ग का क ख, च छ ज का च छ, त ठ, त थ, प फ, तथा स श और स फ। तो ये आपने बस एडिशनल याद करना है, ये दोनों स श और स फ। बाकी इसके अलावा आपको इतना पता है, अघोष में अल्फाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले आता है। तो इसके अंदर जो दो वर्ड हैं स्टार्टिंग के, वो आएंगे। तो क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ तथा श श स फ। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि एक सनी देओल की मूवी आई थी, उसके अंदर जो उसके फूफा जी या कोई भी जो रहते हैं, तो उसमें वो स को फ बोलता है, स को फ बोलता है, और श स, तो ये तो मिलते हैं आपस में और स को फ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको, अघोष को। तो यह अघोष मतलब स्टार्टिंग के दो, और स श स फ, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा है आपका सघोष। सघोष क्या हो गया, जो कि बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके व्यंजन है, उसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, मतलब सही वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंदर आएगा। पहले में क्या आ रहा था, अघोष में पहले और दूसरा, और सघोष के अंदर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि बाकी के तीन जो बचे हुए हैं। इसके अंदर हमने दो पढ़े, जैसे क ख, क ख, ग घ, अड़। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो दो हैं वो तो अघोष में आ गए, बाकी आगे के जो तीन हैं, ग घ अड़, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके इसके अंदर आ जाएंगे, सघोष के अंदर आ जाएंगे। तो जितने भी आपके व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है जिनके लास्ट के तीन वाले हैं, वो आपके सघोष या घोष में। तो सघोष और घोष आपका सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस जब अघोष आ जाए तो आपने समझ लेना है ये स्टार्टिंग वाला है। सघोष और घोष आपका हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो ड ढ ज य र ल व ह, ये एडिशनल आपने याद करना है। ये तो आपका आ ही जाएगा, जैसे कि ग घ, मैंने सारा लिखा नहीं है, अड़, फिर इसके बाद च छ ज में जब लिखोगे आप च छ ज ज, ढ ढ अड़, ये सब आपने लिख के, फिर ये य र ल व ह एडिशनल आपने लिखना है। ये भी एडिशनल है, बाकी सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा आपका आएगा, सघोष और घोष। तो ये हमने देखा श्वास के कंपन के हिसाब से। अब आ जाओ श्वास या प्राण की मात्रा के हिसाब से, मतलब आपका व्यंजन की मात्रा के हिसाब से भी फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण, अल्प मतलब क्या होता है, छोटा, और महा मतलब क्या होता है,
बड़ा, महामहीम तो अल्प मतलब छोटा। तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा आपका, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क ख ग आप लिख लेना, इसको याद करना, क ख ग घ ड़। तो इसके अंदर पहला ये हो गया, ये तीसरा ग, और ये पांचवा अड़ा। तो ये तीन आएंगे आपके सभी वर्ण में से, क ख में, क ट से वर्ण से भी, च वर्ण से भी, ख वर्ण, च छ, ज थ, च क ख ग घ च छ ज झ न, त वर्ण से भी, ठीक है। तो ये आपके अल्प प्राण में आएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। इसके साथ साथ एडिशनल आपका य र ल व आएगा। तो ये आपने एडिशनल याद कर रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है महाप्राण। तो महाप्राण मतलब बड़ा। तो सभी वर्ग के, इसमें क्या अर्थ है, पहले, तीसरे, पांचवा, तो इसके अंदर दूसरा और चौथा आएगा सर, इवन नंबर इसके अंदर आपका आएगा। और इसके साथ साथ आपका श, स और स ह आएगा, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू, आपने बस एक बार मेहनत करनी है इसके ऊपर, बाकी चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। ये एक बार मेहनत करना है, एक बार, और जब आप घर पे जाके इस वीडियो को दोबारा देखोगे और इसको दोबारा देखोगे, जो पीडीएफ है ये, तो आपको समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा अभी तक। स्पर्श व्यंजन के अंदर आपका पहले दो पार्ट में डिवाइड थे आपके कंपन के हिसाब से, फिर उसके बाद आपका मात्रा के हिसाब से दो पार्ट में, अल्प प्राण, महाप्राण। तो ये हो गया, तो ये हमने स्पर्श व्यंजन के अंदर पढ़ा है अभी तक पूरा। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपका सिर्फ य र ल व आता है। और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन मतलब जब आप बोलोगे ना स, 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 हाँ, तो आपको एक गर्माहट दिखाई देगी, ठीक है। जब आप बोलोगे स, 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 हाँ, तो आपको एक गर्माहट दिखाई देगी अपने गले के अंदर। तो ऊष्म मतलब ही होता है गर्माहट कहीं ना कहीं। तो ऊष्म व्यंजन के अंदर ये आपके चार जो है वो व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यंजन आपका जहां तक हो चुका है कंप्लीट। एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपका, जो दो व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे ऋषि है, सॉरी शाह है जैसे, तो शाह कौन कौन से वर्ण से मिलके बना है, क, आधा क और श, इससे मिलके बना है। ज्ञ, ज्ञ किससे मिलके बना है, आधा ज प्लस त्र, ठीक है, इससे मिलके बना है। त्र किससे मिलके बना है आपका, त, आधा त और र, इससे मिलके बना है। ऋषि किससे मिलके बना है आपका, श, आधा श और र से। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, श में क श आ जाएगा, य में ज त्र आ जाता है। ये देखो, ये तो बहुत इजी याद हो जाएगा आपको, और ये भी बहुत इजी याद हो जाएगा। बस इन दोनों में थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है। तो व्यंजन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब वर्ण विचार के अंदर। और आपको इजिली समझ आ जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दोगे। हार्डली 25 मिनट्स आप घर पे जाके जब इसको थोड़ा टाइम दे दोगे, समझोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ना बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज है, जब वॉशरूम में जाओ तो वॉशरूम में बोलते रहना, का किससे कंठ से आवाज निकल रहा है, या जब ब्रश करते सर थे तो वीडियो ट्राई दोबारा करते। कहाँ देख सकते हैं? हाँ, वीडियो दोबारा कहाँ देख सकते हैं? वीडियो में लिंक भेजता हूँ ना आप लोगों को मैं ग्रुप के अंदर।